हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग। जैसा भी आप जानते होंगे उससे कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा इसमें। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम प्रयास करते हैं लिविंग को डिफाइन करने का, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कौन कौन सी ऐसी है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिख जाए और हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहें। तो इसमें है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें दे रहा है ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है और रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन्हीं के बेस पे हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, और एक और फीचर हम इसमें ऐड कर देते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, और किसी में ये अपने आप को रेप्लिकेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक से दो कर लेने की, सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को खुद को ऑर्गेनाइज करने की जो कैपेसिटी होती है, इंट्रैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। तो चलिए एक एक को हम अब सीखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी ग्रो करते हैं। वो उनके मास में ग्रो होता है, मतलब कि उनकी बॉडी मास में ग्रो होता है, एंड इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, और उनके नंबर में ग्रो होता है, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। आप इंडिविजुअल एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक इंक्रीज इन मास और दूसरा इंक्रीज इन नंबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ग्रो बाय सेल डिवीजन, ग्रो बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन हमेशा होता रहता है जब तक वो जिंदा रहते हैं, पूरे लाइफ स्पैन में। जबकि एनिमल में क्या होता है, इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। एनिमल में एक समय के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है, जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो 18 से 20 साल में उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन अ सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट टिश्यू। लेकिन सेल डिवीजन होता रहता है ताकि जो पुराने टिश्यू हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। वन कैन इजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपल काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं कि जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इनको इन विट्रो कल्चर, मतलब कि बिना किसी ऑर्गेनिज्म को का यूज किए हुए जो भी सेल लेनी है उसको ले लेंगे और उसको परख नली में उसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उस सेल को काउंट भी कर सकते हैं। तो इन विट्रो में हम ये आसानी से करके देख लेते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रो एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हायर एनिमल में हम देखते हैं जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है ये दोनों हमें साथ साथ दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि हम दोनों रिप्रोडक्शन करेगा तो नंबर बढ़ेगा तब भी ग्रोथ मानते हैं, और उसकी बॉडी ग्रोथ करेगी तब भी हम उसको ग्रोथ ही मानते हैं। आगे देखेंगे, वन मस्ट रिमेंबर द इंक्रीज इन बॉडी मास कंसीडर एज अ ग्रोथ। याद रखिए कि जो बॉडी मास है वो अगर बढ़ता है तभी हम ग्रोथ ही बोलते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो टेक इंक्रीज इन द बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। कह रहे हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी जो है ग्रोथ करते हैं, बढ़ते रहते हैं। कैसे? जैसे कि माउंटेन, बुल्डर्स, पत्थर और सैंड माउंट्स और बालू के टीले हो गए, ये भी बढ़ते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट्स बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। लेकिन इस तरह की जो ग्रोथ होती है उनके ऊपर की तरफ से पदार्थों के एक्यूमुलेशन, मतलब इकट्ठा होने से होता है। जबकि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड
अंदर से होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर से होती है। कैसे? देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डेफिनिट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अंदर से होती मतलब सेल डिवीजन, है ना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, उनके अंदर से होती है सेल डिवीजन करके ग्रोथ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ग्रोथ लिविंग में भी हो रही, नॉन लिविंग में भी हो रही है। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है। आगे देखते हैं कंडीशंस अंडर विच it can be observed in the living organism have to be explained and then we understand that it is a characteristic of living organism. कंडीशंस अंडर विच, हम कंडीशंस को देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसमें ग्रोथ हो रही है। मतलब कि ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ नहीं देखेंगे बल्कि कंडीशन देखेंगे कि वो सेल डिवीजन के द्वारा हो रही है कि एक्यूमुलेशन के द्वारा हो रही है। उसके बेस पे हम बता पाएंगे कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो इस प्रकार से इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम, हाँ, वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। तब हम बता पाएंगे कि ये जो है लिविंग सिस्टम है या फिर नॉन लिविंग है। आ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, और लास्ट में एक बात कह रहा है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कभी भी ग्रो नहीं करते हैं। आगे है रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हम इस पे भी चर्चा करेंगे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी पजिंग feature more or less similar those of parents. Inviability in implicity we refer to the sexual reproduction. कह रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं अगर वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी प्रोजनी बनाते हैं तो हम उसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी मानने के लिए जा रहे हैं कि ये लिविंग की प्रॉपर्टी है। और हम यहाँ जाहिर सी बात है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाई आसेक्सुअल मीन्स आल्सो, और जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जैसे कि फंजाई मल्टीप्लाई स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ आसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। और जो फंजाई है ये मल्टीप्लाई करती है और मिलियंस ऑफ स्पोर बनाती है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट हाइड्रा ऑब्जर्व बडिंग, लोअर ऑर्गेनिज्म में बडिंग दिखता है। प्लेनेरिया फ्लैटवार्म बी ऑब्जर्व थ्रू रीजेनरेशन, और इनमें जो है रीजेनरेशन पावर, मतलब जैसे कोई उनका अगर बॉडी का पार्ट खो जाता है तो उसको फिर से गेन कर लेते हैं। आ फ्रेगमेंट ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम, इनकी बॉडी को अगर आप कट कर दीजिए तो दोनों पार्ट्स में जो मतलब दोनों पार्ट्स जो कटेंगे वो फिर से पूरी बॉडी बना लेंगे, जिस पार्ट में जो नहीं होगा फिर से बन जाएगा। अ न्यू ऑर्गेनिज्म, वो फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। द फंजाई द फिलामेंटस एल्गा द प्रोटोनेमाटा मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। तो फंजाई हुआ, फिलामेंटस एल्गा हुआ, प्रोटोनिमिया हुआ और मोसेस हुआ, ये सब टूट के मतलब फ्रैगमेंट इनके जो हैं वो भी मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या बनाते हैं, बढ़ाते हैं। एज लाइक रिप्रोडक्शन व्हेन, आगे देखते हैं व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जब ये आ जाती है यूनिसेलुलर पे जैसे कि बैक्टीरिया हुआ एंड अमीबा हुआ। रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो उसको हम ग्रोथ ही मान सकते हैं, एकदम उसका साइनोनिमस मतलब इसका पर्यायवाची टाइप का है, उसी का दूसरा रूप है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, जो कि उसकी सेल ही बढ़ती जा रही है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज अ इक्विवेलेंट टू इंक्रीज सेल नंबर, और हम पहले ही बता चुके हैं अगर सेल बढ़ती है तो वो ग्रोथ है, आर मास या फिर मासेस बढ़ता है। हेंस नोटिस दैट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम इन दोनों टर्म को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं उसका ग्रोथ ही हो रहा है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे जो इन दोनों टर्म को यूज नहीं कर पा रहे थे यूनिसेलुलर के लिए। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर्स बी हो गई,
मतलब खच्चर हो गए, और जो हनी बी में वर्कर होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, वो भी रिप्रोडक्शन मतलब नहीं कर सकते हैं। हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तब भी वो लिविंग है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे जो लिविंग हैं लेकिन रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा कवर्ड हो गया है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू रिप्रोडक्शन एंड रेप्लिकेट बाई इट सेल्फ। लेकिन ये कन्फर्म है कि जो निर्जीव होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। तो अगला जो है वो मेटाबॉलिज्म है। चलिए देखते हैं ये कहाँ तक सही पड़ता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द केमिकल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं। दीज केमिकल स्मॉल बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइज फंक्शन। और ये जो केमिकल हैं ये बड़े हैं छोटे हैं और ये बिलोंग करते हैं कई क्लासों से, साइज से और अपने फंक्शन मतलब क्रिया से। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। और ये लगातार बनते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं कुछ बायोमोलिक्यूल्स के रूप में। दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन आर मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो कन्वर्जन है केमिकल रिएक्शन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, अथवा भी लगा है कि केमिकल रिएक्शन अथवा मेटाबॉलिक रिएक्शन है। देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। और इसी के साथ हजारों रिएक्शंस होते रहते हैं उसी के साथ साथ। इनसाइड आर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। बी दे यूनिसेलुलर आर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उनके सेल के अंदर हजारों रिएक्शन एक साथ होते रहते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल फंजाई इन माइक्रोब्स एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। और चाहे फंजाई हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, आप उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म देख लेंगे। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं अगर हम सबको एक साथ जोड़ें तो हम कह सकते हैं सभी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन हैं, सभी मेटाबॉलिज्म में आ जाएंगे। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं शो करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम। और मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम दिखा सकते हैं सेल फ्री सिस्टम में, जैसे कि लैब में या टेस्ट ट्यूब में। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म। लेकिन वहाँ एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगा, हज़ारों रिएक्शन एक साथ नहीं चलेंगे। परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। और जो ये केमिकल रिएक्शन अलग से परफॉर्म किया जा रहा है, बॉडी के बाहर किया जा रहा है, ये ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज़ अ डेफिनिट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो इस प्रकार से जो मेटाबॉलिज्म है वो एक सही डिफाइन कर पा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो नॉट लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। कह रहे हैं जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है मतलब कि जो इन विट्रो का मतलब है ऐसा कुछ जो किसी सेल मतलब जो लिविंग सिस्टम है उससे बाहर किया जाए, इन विट्रो है ना, सेल के बाहर किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जैसे लैब में टेस्ट ट्यूब में किया जाए तो वो जो है उसको इन विट्रो बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। जो ये अलग से आइसोलेटेड रिएक्शन किया जा रहा है इन विट्रो में, ये नॉट लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन है वो लिविंग रिएक्शन है। इट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है। तो इस प्रकार से हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डेफिनिट फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो चलिए देखते हैं। हेंस
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी की बॉडी अगर सेल से बनी है, कह रहे हैं अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी की बॉडी सेल से बनी है, तो वो भी एक डेफिनेट फीचर है लाइफ फॉर्म्स का। क्यों? क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकली complicated feature of all living organism, the ability to sense their environment are environmental and respond to these environment stimuli which could be physical, chemical or biological। शायद जो मोस्ट ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, जो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो ये है कि किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई हैं उसमें रिस्पॉन्ड करना, फिर वो चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो। बी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, हम जो है अपने इन्वायरमेंट में अपने सेंस ऑर्गन से उसको रिसेप्ट कर पाते हैं, मतलब चीज़ों को, स्टिमुलाई को जान पाते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स। प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को और दूसरे ऑर्गेनिज्म को और पॉल्यूटेंट्स को। इट्स ऑल ऑर्गेनिज्म, आगे देखेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड इन्वायरमेंट्स। चाहे वो प्रोकैरियोट हो, ये यूकैरियोट हो या मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, सभी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट। फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल ब्रीडर्स। फोटो पीरियड इफेक्ट मतलब होता है जैसे एक पीरियड होता है कि इस पीरियड में अगर वो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तभी जो है किसी प्लांट्स में फ्लावर आते हैं या कुछ एनिमल जो है रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं। जैसे आप मान लीजिए जितनी भी खरीफ की फसलें हैं उसमें ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है, ज़्यादा टाइम तक उनको प्रकाश चाहिए, तभी जो है उनमें फ्लावर आएगा, तभी वो रिप्रोडक्शन करेंगे। तो वो और जो सर्दी के प्लांट्स होते हैं, मतलब रबी क्रॉप होती है, वो जो है उसको कम लाइट चाहिए, ज़्यादा डार्क चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, तो वो फोटो पीरियड इफेक्ट का नतीजा होता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडीज़। चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी एनिमल्स हैंडल करते हैं जो केमिकल उनके बॉडी में इंटर करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उससे अवेयर होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर हिमसेल्फ। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो जो है अपने आप से अवेयर होता है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे जो फोटो पीरियड इफेक्ट है, लाइट हो रही है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, लाइट नहीं हो रही तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ें सराउंडिंग करती हैं ये अपना असर डालती हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा है जो अपने आप को वो खुद तैयार करता है। ऐसा लाइट हुआ, डार्क हुआ, इन सब चीज़ों से वो रिप्रोडक्शन के लिए अपनी अगली प्रोजनी को लाने के लिए नहीं तैयार होता है, वो खुद से ही अवेयर हिमसेल्फ हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो अपने कॉन्शियसनेस से तय करता है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक प्रकार की लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। आगे देखेंगे, व्हेन इट कम टू ह्यूमन बीइंग it is all more it is all the more difficult to define the living state। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको डिस्क्राइब करना। बी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा हॉस्पिटल वर्चुअलिटी सपोर्ट द मशीन विच इज़ रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। तो अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को देखें जो कि कोमा में चला गया है और उसमें हार्ट्स और लंग्स जो है मशीनों के सपोर्ट पे हैं, मतलब मशीनों की सहायता से चल रहा है, द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड, और उसका ब्रेन डेड हो गया है, द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, और वो अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है, आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग आर नॉन लिविंग। तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या कहेंगे, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। आगे देखते हैं, इन हायर क्लासेस यू विल कम नो दैट ऑल लिविंग फेनामेना
आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शन। आप आगे की ऊंचे की क्लासों में पढ़ेंगे जो भी लिविंग फिनोमेना है ये एक प्रकार के इंट्रैक्शन के कारण होते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूट सेल। कह रहे हैं कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो जो सेल है, सेल जिस चीज़ से बना है उसके कारण नहीं है, बट लेकिन किसके कारण है, अराइज एज अ रिजल्ट इंट्रैक्शन ऑफ एमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेल। लेकिन जो सेल को बनाए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब घटक जिससे वो बना है, जो सेल को बनाए हुए हैं उनके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण जो है टिश्यू की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, जो किसी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल्स। ये जो है जो उनके ऑर्गेनेल्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके होने से नहीं है, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एमंग मॉलिक्यूल्स। जबकि ये क्या है, वो जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो इंट्रैक्शन है आपस में एक दूसरे से, उसके कारण वो हैं, है ना। तो इंट्रैक्शन एमंग द मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स में कंपोनेंट है, घटक है, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है उसके कारण वो सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो काम करते रहते हैं। आगे है दीज इंट्रैक्शन रिजल्ट इज इमरजेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज इंट्रैक्शन, जो इस प्रकार का इंट्रैक्शन है वो रिजल्टेंट बनता है प्रॉपर्टी एज अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इस प्रकार से वो हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की दिखता है, रिजल्टेंट में दिखता है, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अपना अपना काम करते रहते हैं और लास्ट में उसका जो रिजल्टेंट दिखता है हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट द लेवल। और कह रहे हैं कि ये जो फिनोमेना है ये दिखती है, द फिनोमेना इज ट्रू हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। ये कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये दिखती है जब हम दिखते हैं अनुक्रम में। अनुक्रम मतलब जैसे आप पढ़े हैं, मैंने आपको बताया था, जो लोग अभी 11th में जा रहे हैं, मैंने 9th में इनको बताया था कि जब डेवलपमेंट होता है जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है। किसी भी काम करने के लिए उसमें जो है अलग अलग केमिकल बनते रहते हैं, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस केमिकल बनते रहते हैं, ज़्यादा एडवांसली उसको डील करते हैं। तो जैसे जैसे वो अनुक्रम में आप आगे बढ़ते हैं जैव विकास में, वैसे वैसे आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखने लगती है। जैसे कि आप वहाँ एक्सक्रेशन के लिए क्या देखते हैं, वो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रेशन हो जाता है CO2 को, लेकिन जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है तो बॉडी से ऑक्सीजन को निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ऑक्सीजन को लाना और वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए एक एक ऑर्गन बन जाता है, जबकि वो यूनिसेलुलर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही कहना चाह रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। Therefore, we can say that living organism are self-replicating, evolve। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, हाँ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरेक्टिव सिस्टम है, कैपेबल टू रेस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये आपकी डेफिनेशन बन जाती है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम, कैपेबल टू रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और आगे कहा रहा है कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो बायोलॉजी है ये स्टोरी है, कहानी है कि पृथ्वी पर लाइफ किस प्रकार से रही है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी जो है वो एक कहानी है कि किस प्रकार से जीवन यहाँ पर विकसित हुआ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आर लाइक वाइज वन अनदर बाई शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। जो पहले थे, जो आज हैं, जो आगे आएंगे, वो कॉमनली एक दूसरे को जेनेटिक मटेरियल शेयर करते रहे हैं, बट टू वैरिंग डिग्री। लेकिन वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चेंजिंग आती जा रही है कंटिन्यूसली। और इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है और अगला टॉपिक है जो अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और अभी जो आपने पढ़ा
अब आप इसकी नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।